नमो नमो प्रणाम सातमा चौधरी के नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्झायाणम नमो लोहे सब्बसाहूनम एषो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामनो व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ के आधार से पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा निर्मित या तो शिवलाल जी पंडित जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका के जो 3 भाग है मुख्यतया प्रथमा मध्यमा और उत्तमा, जो 3 प्रकार की पुस्तक, उनमें से हम लोग प्रथमा के स्टार्टिंग में उनके पहले पार्ट पर, पहली भाग पर, ये प्रथम भाग में कि वर्ण, शब्द, वाक्य, यहाँ तक देखना है। लेकिन जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें संस्कृत भाषा सीखनी है, संस्कृत भाषा तक जाना है। और इसी संस्कृत भाषा ने कोई भी भाषा के मूल में अगर कोई हो तो वो वर्ण है। प्रथमतः वर्ण ज्ञान, पश्चात शब्द ज्ञान। वर्ण के ज्ञान होंगे तो हम शब्द जान पाएंगे। यानी प्रथम वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद ही आता है वाक्यों के विचार। इसी प्रकार प्रथम वर्ण विचार में हर एक भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होती है, तो यहाँ भी 2 प्रकार के वर्ण है।
इस संस्कृत भाषा में भी दो वर्ण है, एक को स्वर कहा गया है तो दूसरे को व्यंजन। यानी जो स्वयं राजन्ते या तो फिर स्वयं शोभन्ते, जो खुद ही शोभायमान हो, वह स्वर है। जिनके द्वारा अर्थ की प्रकट होती है वो व्यंजन है। वैसे इस स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों कुल मिलाकर 47, इसे 47 वर्ण है। इन 47 वर्णों में 14 जो है वो स्वर है, अ से लेकर औ तक, और 33 जो है वो व्यंजन है, क से लेकर ह तक। इसे कुल मिलाकर 47 वर्ण है। इन 47 वर्णों में जो स्वर वर्ण है, जो 14 स्वर वर्ण है, उन 14 स्वर वर्णों में भी हम लोग देखें कि वर्ण फिर से अवर्ण, जो समान समान हो, जो साथ में ही रहता हो, ऐसे दो वर्णों की जो जोड़ी है वो उसे वर्ण के नाम से जाना जाता है। ऐसे कुल 5 वर्ण है, अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण। और इन स्वरों में 5 स्वर ह्रस्व है, बाकी के 9 दीर्घ है। इनमें 4 प्रकार के संध्याक्षर है, 10 ऐसे 12 नामी है और 10 समान है, जो इसके पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। व्यंजन की बात करें तो क से लेकर ह तक ये व्यंजन कहा जाता है। और इन व्यंजनों में जो 5-5 वर्णों की समूह हो, 5-5 वर्णों की जोड़ी हो, उसे वर्ग के नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। साथ में फिर 4-4 की जोड़ी 2 है, अर्थात 4 ऐसे हैं जो वर्ग के अंत में स्थित हो, वह अंतस्था। तो ऐसे अंतस्था 4 प्रकार के, य, र, ल, व, ये 4 अंतस्था है। और उष्मा अक्षर, जिनके उच्चारण से उष्मा अर्थात गर्म हवा निकले, वो उष्माक्षर है। ये 4 है, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह। इसके बाद जो वर्ग के 5वां अक्षर है, जिन्हें हम नाक से हम उसका उच्चारण करते हैं, ऐसे ये 5 है, ग, य, ण, न, म। ये 5 जो है वो अनुनासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। सिर्फ इतना ही है कि 5 वर्ग, 4 अंतस्था, 5 और 4 उष्माक्षर। तो ये सब वर्ग के अंत में रहे हुए हैं, इसलिए उसे अंतस्था बोला गया है। यानी वर्ग कहाँ तक है, तो म तक, यहाँ तक वर्ग आया है कि म तक सभी के सभी ये वर्ग है। और म के बाद यानी म अंतिम, ये यानी म कौन से वर्ग में आता है, तो म ये 5वां यानी प वर्ग में आता है। और प वर्ग के अंत में होने के कारण, यानी प वर्ग के बाद, और या तो फिर 5 वर्ग में प वर्ग कौन से वर्ग है, अंतिम वर्ग है। और अंतिम वर्ग के अंत में रहने से इसे अंतस्था बोला गया है। ये अंतस्था के नाम से जाना जाता है। य, र, ल, व। फिर वर्ग के 5वां अक्षर, यानी जिसे ये नाक से उच्चारण होते, ग, य, ण, न, म, ये 5 जो है ये अनुनासिक के नाम से जाना गया है। फिर धूट वर्ण, धूट वर्ण में हम लोग देखे थे
कि वर्ग के 5वें अक्षर और अंतस्था इनके सिवाय बाकी जितने व्यंजन हैं वो सभी के सभी धूट वर्ण है। यानी कितने हैं धूट वर्ण? तो धूट वर्ण 24। कितने हैं कि 24 जो है ये 24 धूट वर्ण है। उनके बाद देखे थे अघोष, तो अघोष वर्ण कौन से हैं? तो अघोष वर्ग है अघोष वर्ण वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर और फिर 3 प्रकार के श। वर्ग के पहले दूसरे अक्षर और 3 स, यानी कुल कितने हुए? तो कुल 13। ये 13 जो है कौन कौन से? क ख च छ ट ठ त थ प फ श ष स, ये 13 जो है ये 13 अघोष के नाम से जाना जाता है। फिर बाकी के जितने सारे व्यंजन है उसे घोषवान के नाम से जाना जाता है। यानी वर्ग के तीसरे चौथे 5वें अक्षर अंतस्था और ह, वर्ग के तीसरे चौथे 5वें अक्षर अंतस्था और ह ये घोषवान के नाम से जाना जाता है। यानी ग घ ग, झ झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, फिर य र ल व और ह। ये 20 जो हैं ये 20 घोषवान के नाम से जाना जाता है। यहां तक हम लोग देखे थे। अब आगे की स्वाध्याय, आगे की स्वाध्याय जो है कि जो भी हम वर्ण बोलते हैं उनका एक निश्चित उच्चारण स्थान है। कहाँ से उच्चारण करना है, किस जगह से उच्चारण करना है, इस शरीर के कुछ भाग है हम उच्चारण मुख से ही करते हैं, लेकिन इन मुखमंडल में भी कुछ ऐसे भाग है जहां से जिनका उच्चारण उन्हीं से होता है। तो ऐसे कोष्टक में देखें तो प्रथम लिखा गया है प्रथम स्थान, यानी कौन कौन से स्थान है कि जहां से उच्चारण किया जाता है। दूसरा वर्ण, यानी वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने हैं? स्वरवर्ण नहीं, वर्ण कितने हैं? और वर्ण का मतलब अक्षर भी नहीं, जो जोड़ी वाला है। तो ऐसे वर्ण कितने हैं? 5। कौन कौन से? अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण, ऐसे 5 वर्ण है। तो एक तरफ वर्ण लिखना है, दूसरी तरफ उनके ही बाजू में वर्ग लिखना है, इनके सिवाय जो अक्षर आता है वो लिखना है। तो प्रथम स्थान है कंठ। जो कंठ से उच्चारण होने वाला ऐसे अक्षर जो कंठ से उच्चारित हों उसे कंठ के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से है? तो अवर्ण, क वर्ग, ह और विसर्ग। कितने हैं तो कुल मिलाकर? तो अवर्ण में कौन कौन से अक्षर आएंगे? अवर्ण में कितने आएंगे अक्षर? 2। कौन से? अ और आ। क वर्ग में कितने आएंगे? तो एक वर्ग में कितने अक्षर है? तो एक वर्ग में 5 अक्षर है। तो इन 5 अक्षर में यानी क वर्ग के कितने हैं? 5। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और ग। ये 5 अक्षर जो है ये 5 ये क वर्ग के नाम से जाना जाता। उसके बाद ह और विसर्ग, यानी कुल कितने हुए? वर्ण 2, वर्ग 5,
ह और विसर्ग, यानी कुल मिलाकर ये जो 9 अक्षर है, ये 9 अक्षर का स्थान ये कंठ है। यानी कंठ से विसर्ग किस आकार के होते हैं? तो विसर्ग जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख के बताता हूं कि विसर्ग, तो विसर्ग किस प्रकार के हैं कि जो डबल डॉट, जो नीचे का जो डबल डॉट जो होता है वो विसर्ग है। जैसे मान लीजिए कि बाल, ये और ल के बाद ये जो डबल डॉट आता है, ये बाल, ये की क्या है, ये इस प्रकार के ये जो 2 डॉट है वो यहां तक बाल, फिर 2 डॉट जो है उसे विसर्ग के नाम से जाना जाता है। जो इसके विसर्ग के बाजू में भी लिखा गया है कि विसर्ग, यानी बाल, इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है। लेकिन कोई कोई इनका उच्चारण ह के जैसे करते हैं, बाल ह, लेकिन बाल ह नहीं है, ये आधा आधा ह की जैसा उनका उच्चारण। यानी इनका उच्चारण भी कहाँ से होना चाहिए? इनके उच्चारण भी कंठ से होना चाहिए, बाल। तो ऐसे कंठ कितने? 9 हुए। दूसरा स्थान है जो तालु है। तालु से उच्चारित, यानी तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कितने हैं? तो तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कुल मिलाकर 11 वर्ण है। कौन से? अ वर्ण के बाद कौन से वर्ण आएंगे? अ वर्ण के बाद ई वर्ण आता है, तो ई वर्ण। फिर क वर्ग के नीचे कौन से वर्ग हैं? च वर्ग, यानी ई वर्ण च वर्ग। फिर य और तालेबश और ए और ऐ, यानी कुल कितने हुए? कुल 11। ई वर्ण में कौन से? तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई। च वर्ग में च, छ, झ, झ और य। फिर य अंतस्था में से य, उष्मा अक्षर में से तालव्य, और फिर ए और ए। ये जो 3 प्रकार के जो सौ है, ये तीनों 3 सौ का उच्चारण अलग अलग स्थान में है। देख लीजिए कि प्रथम जो सौ आया, इनका उच्चारण स्थान तालु है, फिर एक मूर्धन्य में आएंगे और फिर एक दंत में आएंगे। ये तीनों 3 तालव्य, यानी तालु। तो जीभ को हम नीचे लाकर दांत को टच करें, जीभ को नीचे लाकर दांत को टच करें, वहां से तालु का, वहां से सौ का उच्चारण होना चाहिए। जैसे शांति, शांति, शांतिम, शांति, शांतम, ये जीभ को नीचे लाकर स बोलना है। दूसरा, थोड़ा सा अंदर डालकर, जिससे हवा निकले, पवन निकले, उस प्रकार षष्ठी, षष्ठी, षण, षट, ये जो श का उच्चारण वो मूर्धन्य है। और फिर तीसरा जो दांत वाला है, जो हम सब उनका उच्चारण करते हैं, ये जो है जो दांत वाला, जो इसे जीभ और दांत को टच करके ये स का उच्चारण करना है। जैसे सप्तति, सलिल, सप्तति, सलिल, ये जो है वो दंत स है। यानी एक को प्रथम जो तालु है, तालव्य, इन तालव्य को जीभ को नीचे लाकर उसे बोलना चाहिए शांति। फिर दूसरा में जो पवन है उनको बाहर निकालना चाहिए, षष्ठी, षट, इस प्रकार के उच्चारण है। तीसरा जो है जिसमें दांत, ये दांत की, जीभ और दांत का, दांत के साथ उच्चारण है, वह है दंत स। तो सौ प्रथम, उसके बाद हम दूसरा नंबर में देख रहे हैं कि तालव्य। तो तालव्य में कितने अक्षर हुए? 11। तालव्य में 11 अक्षर हुए।
ई वर्ण, च वर्ग, य, श, ए और ऐ, कुल मिलाकर ये 11। फिर दूसरा है कि ओष्ठ, जो ओष्ठ यानी दोनों होंठ, जो हमारे दो होंठ है, इन दोनों होंठ को टच करके बोलना होता है। जैसे उ वर्ण, प वर्ग, उपधमानीय, ओ और औ। ऐसे कुल मिलाकर कितने हैं ये कुल मिलाकर 10 है। उ वर्ण में ह्रस्व उ और दीर्घ उ, फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये पांचों पांच जो है वो प वर्ग में है। उपदमानीय, ये इस प्रकार के एक उपदमानीय, अभी इनका कोई स्थान है ही नहीं, लेकिन ये एक अक्षर है जो प और फ के उच्चारण से पहले किया जाता था, फिर या तो फिर क और ख की जगह किया जाता है। ये दोनों अभी विसर्ग ने स्थान ले लिया है। दुख, पहले दुख की बात होती ही थी, लेकिन अब उनका उच्चारण ये विसर्ग ले लिया है, इसलिए उपध्वनियों सिर्फ नाम से ही जाने, उनका अभी कोई काम नहीं है। और फिर ओ और ओ, ऐसे कुल मिलाकर 10 है। मूर्धन्य, तो मूर्धन्य 9 है। कौन से? तो रु वर्ण यानी ह्रस्व रु, दीर्घ रु, ट वर्ग पूरा यानी ट, ठ, ड, ढ और न, अण, फिर र और श, और इससे कुल मिलाकर 9 है। फिर आगे जाकर उसके बाद कि दंत्य, तो दंत्य में भी 9 है। कौन से? लृ वर्ण यानी ह्रस्व रू, दीर्घ रू, फिर त, थ, द, ध, न, जिनमें पांचों पांच में हमें दांत के साथ इनका टच होता है। फिर ल, फिर स, स, ये जो ये सौ है, इन सौ को दंत्य स बोला जाता है। इनके ऊपर वाला जो स है वो मूर्धन्य स है, और ये जो स है वो तालव्य स है, क्योंकि तालु से उच्चारण होने वाला श ये तालव्य स। फिर मूर्धन्य, जिनके स बोलने से पवन, हवा ये बाहर निकलता है, वो मूर्धन्य षष्टि, षष्टि इस प्रकार से जो है वो मूर्धन्य स है। और फिर जो जो जिससे दांत और जीवहा दोनों की टच हो के जो स बोला जाता है वो दंत्य स है। यानी इन्हीं तीनों नाम से हम लोग जानेंगे आगे भी। ये तालव्य श, मूर्धन्य ष और दंत स, ये 3 प्रकार के स। और एक है कि ये जिह्वा मूल्य, इनका भी उच्चारण अभी स्थान ये विसर्ग ने ले लिया है। फिर अनुस्वार, अनुस्वार मतलब जैसे कुछ ऐसे आप शब्द देखे होंगे, जैसे पढ़मम, तो पढ़मम ऐसे शब्द जब लिखा जाए कि पढ़मम, म के ऊपर जो जो एक बिंदी होती है कि प, ढ, प, ढ, म के ऊपर कहीं कहीं ऐसे मिंदी भी दिखाई देती है, तो ये मिंदी नहीं है, इसे अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। ये अनुस्वार बोला जाता है। तो ऐसे अनुस्वार जिनका उच्चारण स्थान नासिका है, इनका उच्चारण नाक से करनी है। यानी अनुस्वार का मतलब अगर अनुस्वार अंत में हो तो उनका उच्चारण म करना है। अगर उससे पहले हो तो संधि के हिसाब से किस जगह से आता है उस प्रकार से उनका उच्चारण किया जाता है। कहीं वो जैसे इस प्रकार की भी मिल जाएगी कि पंच, इसमें क्या है, च से पहले आया, प के ऊपर आया है, तो उनका उच्चारण वहां पे म नहीं करना है, लेकिन च वर्ग का 5वां अक्षर करना है। च वर्ग का 5वां अक्षर कौन से हैं? च वर्ग के 5वें अक्षर छ, छ, ज, झ, ञ, यानी इनका उच्चारण इस प्रकार से होगा, पंच, इस प्रकार से पंच। लेकिन ऊपर वाला जो अंत में हो, तो अंत में हो तब उनका म की उच्चारण होगी, यानी प, ढ,
प ढ म और आधा म का उच्चारण किया जाता है इसमें, प ढ मम। और नीचे जो है ये पंच, इसलिए ये अनुसार जो है जिस हिसाब से उनका उपयोग किया गया है उसी हिसाब से उनका उच्चारण स्थान भी होता है। और अंत में जो है दंतोष्ठ, यानी दांत और होठ, ये दोनों से उच्चारित होने वाले जो है वो दंतोष्ठ है। इनमें पहला जो 5 है, कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य और दंत, इनके लिए एक एक सूत्र जिससे याद रह जाए। तो प्रथम है अकुह विसर्गानां कंठ, अकुह विसर्गानां कंठ, अकुरह अकुह विसर्गानां कंठ, यानी अवर्ण, क वर्ग, ह और विसर्ग ये कंठ से उच्चारित है। दूसरा है इचूय सयानाम तालव्य, इचूय सयानाम तालव्य, इचूय सयानाम तालव्य। जो तालु से उच्चारित होने वाले हैं वो कौन से हैं? तो ई वर्ण, च वर्ग, य और श, साथ में और 2 है ए और ए, संध्याक्षर में से ए और ए, यानी कुल 11 अक्षर जो है, ये कुल 11 अक्षर ये तालव्य से उच्चारण होता है। ओष्ठ से उप, उप उपधमानीय ओष्ठ, उप उपधमानीय ओष्ठ, उप उपधमानीय ओष्ठ, यानी इसके उ वर्ण, प वर्ग, उपधमानीय और संध्याक्षर में से ओ और ओ, ये जो है ये 10 ये ओष्ठ के उच्चारण से, ये ओष्ठ के हिसाब से हैं। फिर मूर्धन्य, ऋटुरसानां मूर्धन्य, ऋटुरसानां मूर्धन्य, ऋटुरसानां मूर्धन्य, यानी रु वर्ण, ट वर्ग, र और मूर्धन्य श, ये जो है इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। अंत में लृतुलसानाम दंत, लृतुलसानाम दंत, यानी लृ वर्ण, त वर्ग, ल और दंत से जो है इनका उच्चारण स्थान दंत से है, यानी दांत से। जो जीव और दांत दोनों टच होकर इनका उच्चारण करनी चाहिए। फिर जीवहा से जीवहा मूल्य, इनका कोई अभी है नहीं, लेकिन वो जीवहा मूल्य एक है। फिर नासिका, यानी अनुस्वार, जिनका ये नाक से उच्चारण होना चाहिए, चाहे वो म हो या तो वर्ग की 5वां अक्षर हो। तो ऐसे जैसे यहाँ देखे कि पढ़मम पंच, और एक यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे कहीं कहीं इस प्रकार से भी लिखा होगा अंग, लेकिन इसका उच्चारण कैसे करना है? तो बाद में अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है कि ग, ये ग कौन से वर्ग के हैं? क वर्ग के हैं, यानी क वर्ग का 5वां अक्षर लेना है, यानी क्या होगा? अंग। इनका उच्चारण क्या होता है? अंग। इस प्रकार से ये अंग होता है। तो अहीं यहाँ पे इस प्रकार इनके उच्चारण स्थान, ये उच्चारण स्थान देखने के बाद आगे हम देखेंगे कि ये उच्चारण स्थान जो है, इन उच्चारण स्थान में से इतने सारे जो उच्चारण स्थान हम लोग देखें, इन उच्चारण स्थानों में के स्थान के बाद अब आगे देखेंगे कि इसी उच्चारण स्थान से स, जो कि इनके उच्चारण तो है, लेकिन 3 प्रकार के जो हम लोग स देखें, ये तीनों 3 प्रकार के, या अर्थात स्वर देखें, कुछ ह्रस्व है, कुछ दीर्घ हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों बोलने के अलग अलग ये रीत हैं। ह्रस्व जो है वो सामान्यतः से बोला जाता है। दीर्घ जो है
उस हर्ष से और थोड़ा सा लंबाना पड़ता है। और प्लूता जो है और ज्यादा लंबा करके हम लोग बोलते हैं, यानी हर्ष, दीर्घ और प्लूत, ये तीनों तीन की मात्रा जो है, हर्ष की मात्रा कहीं संगीत आदि में या तो कोई ऐसे छंद आदि शास्त्र में किसी जगह पे एक लिखा होगा, किसी के नीचे एक लिखा है, कोई अ के बाद वहां पे आ के टाइम में दो लिखा है, आ के नीचे कहीं आ के नीचे तीन लिखा है। तो ये एक दो तीन ये क्या है, ये मात्रा है, यानी किनकी उच्चारण किस प्रकार से करनी है। यानी इसी प्रकार जो जहां एक लिखा हो वो ह्रस्व है, जिनके नीचे दो लिखा है यानी उनका उच्चारण दीर्घ से करना है, और जहां तीन लिखा है उसका उच्चारण और थोड़ा सा लंबाना है और खींचना है। जैसे प्रथम ये ह्रस्व है, यानी ह्रस्व का मतलब जिनकी उच्चारण सामान्यतः जिनको लंबाना न पड़े, जिनको खींचना न पड़े, ऐसे पांच है। अ ई उ रू रू, ऐसे सामान्य से बोला जाता है। अ ई उ रू रू, अ ई उ रू रू। ये जो है ये पांचों पांच ये ह्रस्व है, यानी एक मात्रा होंगे वहां पे। सेकंड नंबर दीर्घ, यानी ह्रस्व करके थोड़ा सा और खींचना पड़े। जो ह्रस्व के उच्चारण देखे थे उससे और थोड़ा खींचना है। ओ नहीं, अब बोलना है क्या, आ ई ऊ रू रू, ए ऐ ओ औ। इनमें क्या है कि सबको खींच के, यानी पहले जो बोले थे अ ई उ रू रू, लेकिन यहाँ पे आ है, ओ नहीं है, आ है। ह्रस्व ई नहीं है, छोटी ई नहीं है, बड़ी ई है, यानी उसका उच्चारण भी दीर्घ से करना है, इसलिए वो उनकी स्थान ये दीर्घ, यह दीर्घ बताया गया है। यानी ई, फिर दीर्घ ऊ है, छोटी ऊ नहीं बड़ी ऊ है, यानी ऊ, फिर रू रू, ए ऐ ओ औ, ये सभी दीर्घ की है, यानी दीर्घ में दो लिखा होगा, इनकी मात्रा दो है। और तीसरा है कि प्लूत, अर्थात ये दीर्घ से भी और ज्यादा खींचना है। जैसे संगीत में कहीं कहीं होता है, या तो किसी को बुलाना हो, दूर है उसे, तो उसको हम बुलाते हैं कि ए आ, यानी इतना लंबा जो दीर्घ से भी ज्यादा लंबा है, यानी जो और ज्यादा लंबा ना पड़े उसे प्लुत का नाम से जाना जाता है। और प्लुत में तीन मात्रा है, हर्ष में एक मात्रा, दीर्घ में दो मात्रा, और प्लुत जो है वो प्लुत तीन मात्रा वाले हैं। यानी ये प्लुत जो है दोनों हो सकता है, हर्ष भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, लेकिन हर्ष सिर्फ हर्ष ही होता है, दीर्घ सिर्फ दीर्घ दीर्घ ही होता है। मात्रा यानी जो सामान्यतः ये आंख खोलते वक्त या तो बंद करते वक्त, आंख खोलने में और बंद करने में यानी आंख मीचने में जितना टाइम लगता है उससे एक मात्रा बोला जाता है। लेकिन कोई ऐसे बंद करके ही रखे, खोले ही नहीं, इस पर नहीं की, लेकिन सामान्यतः उनका मिचना मिचाना ये जो है उसको मात्रा के नाम से जाता है। यानी ह्रस्व के कितने मात्रा, तो ह्रस्व के एक मात्रा, दीर्घ दो मात्रा वाले, और प्लुत जो है वो तीन मात्रा वाले हैं। अब आगे देखते हैं कि स्वर अनुनासिक, जो नाक से बोला जाए, ऐसे जितने सारे स्वर है वो सभी नाक से बोला जाता है, बोला जा सकता है, बोला जाता है वो बोला जा सकता है। तो उनका उच्चारण और फिर उनको कैसे लिखा जाए कि जब वो स्वर अनुनासिक हो
तो अ के ऊपर एक चंद्र के आकार, जिसे चंद्र बिंदु बोला जाता है। अगर कोई स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु डाल दिया जाए तो फिर वो स्वर अनुनासिक हो जाता है, यानी उनके उच्चारण नाक से होता है। फिर अब अ की ऊपर चंद्र बिंदु है तो देखो इनके उच्चारण फिर अ नहीं करना है, अ, इसके उच्चारण ह्रस्व ही है, लेकिन उनके ऊपर चंद्र बिंदु डाल दिया तो फिर फिर ऊ है, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है यानी ऊ। उसी प्रकार आ है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु डाल दे दो आ, फिर दीर्घ ई के ऊपर है तो इनका भी उच्चारण नाक से करना है यानी ये सब जितने सारे 14 स्वर, जितने सारे स्वर है, सभी के सभी स्वर अनुनासिक तब बन जाता है जब उनके ऊपर ये चंद्र बिंदु डाल दिया जाए। यानी चंद्र बिंदु सहित हो तो वह स्वर अनुनासिक, यानी स्वर अनुनासिक जितने सारे स्वर है 14 स्वर वो अनुनासिक बन सकता है। लेकिन व्यंजन, तो व्यंजन के ऐसे 3 ही हैं जो चंद्र बिंदु के हिसाब से वो 3 व्यंजन ही है जो अनुनासिक बनते हैं। 5 है जो नाक के द्वारा बोला जाता है, वर्ग के 5 अक्षर। इनके सिवाय कि ये जो व्यंजन की बात की है तो उनपे सिर्फ 3 ही है। कौन सा? य के ऊपर डाल दिया जाए तो य, ल के ऊपर डाल दिया जाए तो ल, और व के ऊपर डाल दिया जाए तो व। यानी व्यंजन अनुनासिक कितने हैं? तो व्यंजन अनुनासिक सिर्फ 3 ही है। और लेकिन स्वर अनुनासिक जितने सारे स्वर है, सभी के सभी स्वर ये स्वर अनुनासिक है। ससंज्ञा, ससंज्ञा अर्थात जो एक दूसरे के साथ ही हो, जैसे कि अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण, लेकिन उनके तीनों 3 प्रकार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, वो सभी उनके स्व बोला जाता जाएगा। ये उनका सभी के सभी क्या होता है? ये सभी के सभी वो स्व बोला जाएगा। स्व का मतलब है खुद का, ये स्व संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे अ और आ, अवर्ण अवर्ण परस्पर स हुए, अवर्ण और अवर्ण परस्पर स हुए, यानी अ के बाद अ आए तो भी वो स है, अ के बाद आ आवे तो भी वो स है, अ के बाद ये प्लुत वाला अ आवे तो भी वो स है, अ के बाद स अनुनासिक अ आवे वो भी स्व है। इसी प्रकार ई वर्ण परस्पर स्व है, फिर उ वर्ण परस्पर स्व है, रु वर्ण परस्पर स्व है, लृ वर्ण परस्पर स्व है, फिर ए वर्ण में ए और उसके चंद्र बिंदु वाला या तो फिर प्लुत वाला ये परस्पर स्व है। लेकिन ऐ ये परस्पर स्व नहीं है, ये इस पे भूल से ये लिखा गया है, यहाँ पे ऐ ऐ नहीं, ए के साथ जितने सारे हैं ऊ ही होंगे, ऐ ऐ को छोड़कर। फिर उसी प्रकार ए के लिए, फिर उसी प्रकार ओ के लिए, फिर क वर्ग देखा जाए तो क वर्ग पूरा क ख ग घ ग ग ये परस्पर स है, यानी क ख हो, क ग हो, क च क और ग हो, लेकिन क और च ये परस्पर स नहीं है, क्योंकि उनका वर्ण, उनका वर्ग अलग है। उसी प्रकार खुद के वर्ग के जो है वो परस्पर स के नाम से जाना जाता है। और फिर य और य, ल और ल और व ये परस्पर स है। लेकिन ऐसे है कि ये 4 या 5 जो है, जो इनका कोई श नहीं है। कौन से? र, तालव्य, मूर्धन्य ष, दंत स और ह, इनका कोई श नहीं है, ये स्व बिना का है। इतना देखने के बाद अक्षर हमेशा व्यंजन आधा है, व्यंजन हमेशा आधा ही होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे उच्चारण करते हैं कि ये खासकर पंचेंद्रिय में हम लोग, जैसे पंच, महब, बय, जुत्तो, इस प्रकार से लिखा हो
तो फिर हम यहाँ पे उच्चारण करते हैं कि पंच महाबजुतो, लेकिन ये पंच नहीं है, क्योंकि जहाँ पे च हमें व्यंजन हमेशा आधा होता है, लेकिन च के बाद कुछ न हो तो वहां पे अ समझ लेना। जैसे यहाँ पे लिखा है क, का, की, कु, क्रू, क्रू, क्लू, के, कई, को, कम, कह, ये सब है किस प्रकार से बना है। क के बाद अ है, ये क के बाद अगर आ हो तो इनकी निशानी है आ, लेकिन अ में निशानी नहीं है, तब ये समझ लें क्योंकि व्यंजन हमेशा आधा ही होता है। अगर वो पूरा हो तो अंत में उनका उच्चारण अ से करना है, अंत में उनका उच्चारण अ होना चाहिए। अगर हलंत न हो, हलंत यानी नीचे जो दिखाई देता है, ये नीचे वाला, नीचे लाइन जो है, अगर ये हलंत न हो तो उनका उच्चारण अ पूरा करना है, यानी क बोलना है, कौन ऐसे पंच बोलना है, लेकिन पंच नहीं बोलना है। यानी जहां ये कुछ ऐसे हलंत नहीं है लेकिन पंच बोलेंगे तो उनका तो वहां पे लिखना इस प्रकार से कुछ औ के नीचे हलंत होना चाहिए, लेकिन उनका उच्चारण क्या करना है कि पंच, क्योंकि हलंत नीचे नहीं है इसलिए पंच, महब्बई नहीं, महब्बय, इसलिए ये सब का जैसे क कैसे बना तो क प्लस अ, का कैसे बना क प्लस आ, की कैसे बने क प्लस ह्रस्व, ये सारे के सारे बनकर जैसे कम, तो कम में क्या है क प्लस अ प्लस अनुनासिक यानी अनुसार, ये कम हुआ। कह में तो क प्लस अ प्लस विसर्ग, फिर कह होता है, यानी उनका उच्चारण भी उसी प्रकार से और ऐसे कैसे लिखा गया है तो उस प्रकार से उनका उच्चारण होना चाहिए। अब कुछ अक्षर है जो जो कि जोड़ा अक्षर के नाम से जाना जाता है, यानी संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर भी इस प्रकार से है, जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि गांव क्यों नहीं है, क्ष क्यों नहीं है, त्र क्यों नहीं है, तो ये सब जो है ये जोड़ा अक्षर कैसे बना है, क प्लस मूर्धन्य ष यानी क्ष होता है, यानी मूर्धन्य ष पूरा है, यानी उसका मतलब मूर्धन्य ष में अ है। फिर ज्ञ का तो झ प्लस य, ये दोनों मिलकर ज्ञ होता है। प्र, ये खास ध्यान रखना है, जब बाद में र पूरा हो, ये र में अ लिखा है, यानी र अगर इसमें पूरा हो और उसका पहला अक्षर आधा हो तो ये रफला होता है, ये नीचे वाला आता है प्र। उसी प्रकार त्र, यानी त आधा है और र पूरा है तो ये त्र आता है, नीचे आता है। फिर रेपकार अगर र आधा हो उनके बाद कोई अक्षर पूरा हो तो वो रेपकार आता है ऊपर वाला में, जैसे कर्म, तो उसमें क्या है, क्या आएगा कि र आधा है म पूरा है इसलिए ऊपर ऐसे रेपकार होता है। जैसे एक एक उदाहरण दिया गया है, क्षमा, ये ज प्लस य लेकर ज्ञ होता है यानी ज्ञान। प्र, यानी यानी प प्लस र पूरा है यानी प्रभु, इसमें प के उच्चारण पूरा करना है, प आधा करना है और र पूरा करना है, इसलिए प प्रभु। इसमें त्र, यानी त आधा है और र पूरा है इसलिए अत्र, अत्र, ऐसे उच्चारण होता है। लेकिन इसमें र आधा है और स पूरा है, यानी प्रकर्ष, प्रकर्ष, यानी र के उच्चारण आधा है, बाकी में ये स के उच्चारण पूरा है। फिर दिय, दिय कैसे, द प्लस य, दिय होता है जिसमें द आधा है और य पूरा है, जैसे विद्या, विद्या नहीं, क्या होता है विद्या। द और ध, जिसमें द और ध में ऐसे दिखाया जाता है कि ध नीचे है तो ध आधा है, लेकिन एक्चुअल में द आधा है और ध पूरा है। इनका उच्चारण बुद्धि, ये बुद्धि। फिर क और त, तो क और त में क आधा है त पूरा है, जैसे वक्ता, वक्ता,
इस प्रकार से तालव्य और च, जैसे निश्चय, निश्चय, इस प्रकार से। श्री, तो इसमें स आधा है, र पूरा है, इसलिए रेपकार है श्री। फिर ह्री, तो ह आधा है, र पूरा है, ह्रीम। जैसे द और म, तो पद्म। इस प्रकार से ये संयुक्त अक्षर है। अब इनका जो भी प्रश्न हो ये पूछा जा सकता है। 5 मिनट है आप सबके पास। किसी को अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, पर्व भाई, पर्व भाई, पर्वशा, पर्वशा प्रश्न। ओके, नो साउंड। चिराग सा, चिराग भाई सा। ગુરુજી મારે આ ગ્રંથની ચોપડી જોઈએ છે તો મળી શકશે અમને? આ ગ્રંથની ચોપડી તમને પીડીએફ મળી જશે, ત્યાંથી પીડીએફ મોકલાવી શકું। બાકી એનો કોઈ લાભાર્થી હોય તો એના પછી આપણે આગળ આપણે જોશે। હા, જયદીપ ભાઈ, जयदीप भाई। ओके, नो नमो नमः गुरुजी। हाँ, नमो नमो। हाँ जी, नमो बोलो। नमः नमो नमो। गुरुजी, ઉપધ્માનીય અને જીહવા મૂલ્ય વિશે જરા સમજાવો ને, કારણ કે એમાં કઈ છે નહીં એટલે થોડુંક સમજાવવું પડશે। ટીચિંગ કરાવતી વખતે થોડી તકલીફ પડે છે એટલે। બરાબર છે, એટલે એ બંનેનું ઉચ્ચારણ એક્ચ્યુઅલ અત્યારે આ બંનેનું ઉચ્ચારણ વિસર્ગએ લઈ લીધા છે। ખરેખર જેમ કે બંનેનું સાહેબ? હા, બંનેનું ઉચ્ચારણ અત્યારે એ વિસર્ગ લઈ લીધા છે। જેમ કે અંતપાતઃ, અંતપાત જે છે એમાં પ ની પહેલા જે હતો એ તે સમય ઉપદમાનીય તરીકે હતો। પછી દુઃખ લખીને બતાવો ગુરુજી। એની અંદર ઓકે, કારણ કે એ ફોન્ટ નથી એટલે જ હું આની અંદર લખી ન શક્યો। તમને હું નેક્સ્ટ ટાઈમે હું ચોપડી બતાડી દઈશ કેવા કેવા પ્રકારના એનો કઈ જગ્યાએ છે। બંને વિશે થોડીક આપણે શું છે વધારે સ્પષ્ટતા માંગતા હોય છે અમુક અભ્યાસુ વર્ગ, એટલા માટે ગુરુજી આપણે ખાસ એનું જણાવવું પડશે। જરૂર જરૂર, ઓકે જી 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 સર। हाँ जी, संगीताबेन। પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ। ગુરુજી મને સ્વસંજ્ઞા બરોબર સમજાયું નથી। સ્વસંજ્ઞા સમજાયું નથી। સ્વસંજ્ઞામાં શું હોય કે પરસ્પર જે એકબીજાનો સાથે હોય તેને સ્વ તરીકે કહેવાય છે। એ તેને એ સ્વ તરીકે કહેવાય છે। જેમ કે અવર્ણ, અવર્ણમાં શું હોય છે અ અને આ, તો આને આ પરસ બીજા બધા મ્યુટ રાખશો। એની અંદર કયા છે કે અ અને આ જે છે તે પરસ્પર શ તરીકે છે, એટલે કે અ પછી જો અ આવે તો પણ એ પરસ્પર સ કહેવાય, આ પછી અ આવે તો પણ તે પરસ્પર સ કહેવાય। આટલું જ નહીં, અ પછી એની અંદર પ્લુત વાળો અ આવે તો પણ એ પરસ્પર કહેવાય। આ પછી પાછો એ પ્લુત વાળો જો અ આવે તો પણ એ પરસ્પર સ કહેવાય। એટલે કે એકબીજાને અથવા તો અની સાથે અનુનાસિક વાળા આ આવે કે અ આવે તો પણ એ પરસ્પર સ્વ તરીકે કહેવાય। એટલે કે જે એકબીજાની સાથે જ જે હોય તો તેને પરસ્પર સ્વ નામથી જાય। આ એક ગુરુજી સંજ્ઞા એક આપેલું છે। એક એક શબ્દ બતાવો ને સમજી જશે એક શબ્દ કોઈ બી। આ બધા જે આપણે આ બધા જે છે ને એ અક્ષરમાં જ એને સ્વના નામથી તે જણાય છે, એનો કોઈ શબ્દ નથી એવો। અચ્છા, સના નામથી જ જણાશે કે? હા, એ સંજ્ઞા આપેલો છે કે સ્વ સંજ્ઞા એને કહેવાય। પરંતુ અ એને હ્રસ્વ ઈ લખીએ તો એ સ્વ નથી, કારણ કે બંનેના વર્ગ જુદા જુદા છે। એ બંનેના વર્ણ, એક અ વર્ણ છે, બીજું કયું છે ઈ વર્ણ છે, ઈ એટલે વર્ણ। એ પરસ્પર સ્વ નથી। એ શું છે, એ સ્વ નથી કહેવાતું। પણ જેનો વર્ણનો પરસ્પર હોય તો તે બધા એ સ્વ તરીકે કહેવાય છે। મતલબ સર હા। हेलो। हाँ जी, हेलो सर। हाँ बोलो। એક પ્રશ્ન હતો પણ બીજું લઈ લીધું તમે। આપણે જે સર બૃહદ શાંતિમાં જે શ્રી સમણ સંઘર્ષ શાંતિર્ભવતુ તે બધા પ્લુત સમજવા કે પછી ના, કઈ રીતે ત્યાં સમજવું એને શાંતિર્ભવતુ લંબાઈને? આમાં છે, લંબાવવાનો નથી હોતો। શાંતિર્ભવતુ, ર ને અર્ધ બોલવાનો હોય છે ત્યાં। હા એ બોલીએ, પણ બધા સમૂહમાં બોલતા હોય તો પછી પ્લુતમાં ગણાય કે ખરેખર ઉચ્ચારણ એ રીતે બોલાવાનું નથી? નથી બોલાવાનું। ઓકે ઓકે, પ્રણામ સર। પ્રણામ। બીજા બધાને આપણે પ્રશ્ન લઈએ કે આ ચેતનાબેન।
गुरुजी। चेतनाबेन जैन, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, मेरे को भी यही स्व संज्ञा मतलब स्व संज्ञा का ही डाउट था। संज्ञा का मतलब वही एक ये सूचित नाम से है कि सौ के नाम से वो जाना जाता है। जो सौ से जो सूचित हो वो सौ संज्ञा है। तो सूचित तो मतलब गुरुजी सूचित सूचित का मतलब कि उससे वही पहचाना जाता है कि अ ये स्व बोलने से अ वर्ण ही आएगा, यानी अ वर्ण के जितने सारे हैं सिर्फ अ आ इसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी अनुस्वार वाले इनके अ के लगते हुए जितने सारे हैं वो सब आ जाएंगे। तो उनको स्व संज्ञा कहते हैं, जिसमें मतलब उसके ये भी दोनों है, मतलब व्यंजन हाँ। भी है और नहीं स्वर नहीं भी नहीं है। व्यंजन नहीं, स्वर में ही खुद की ही वर्ण। लेकिन स्वर में जैसे मान लीजिए ये अ भी स्वर है, ई भी स्वर है, उ भी, ये जो उ भी स्वर है, फिर ये क व्यंजन है, फिर आ भी स्वर है। लेकिन इनमें से स्व कौन से हैं? तो अ और आ ही ये स्व है। ओके, अच्छा, क स्व नहीं है मतलब। ओके, वही डाउट था। ये स्व के नाम से नहीं, लेकिन क के साथ कौन से? तो क के साथ क हो, ग हो, ख हो, फिर ग हो, क्या है कि ग हो, ये सब जितने सारे हैं ना ये सब वो क के स्व है, वो क वर्ग के स्व है, अवर्ण के स्व नहीं है। ओके गुरु, थैंक यू। ओके, हाँ जी, नमो जी नाम। नमो जी नाम सर। हाँ जी बोलो। जो व्यंजन अनुनासिका है ना उसको मतलब उसके अंदर कौन से अक्षर आते हैं? उसमें सिर्फ 3 ही है, य ल और व, र नहीं आता है। य ल व 3 ही अक्षर है व्यंजन अनुनासिका में। व्यंजन अनुनासिक में, हाँ जी। तो वो य आधा ही होगा ना, हाँ, य र य ल और व। य ल और व। ओके, थैंक यू। ओके, कविता बेन। गुरुजी ये स्व संज्ञा में क वर्ग लिखा आपने, छ वर्ग लिखा, तो बाकी वाले जो ट वर्ग है, त वर्ग है, वो वो भी नहीं समझ होते? लें, वो भी समझ लें, वो खुद के जैसे क वर्ग परस्पर स है उसी प्रकार च वर्ग वाले हैं, ट वर्ग वाले हैं, त वर्ग वाले हैं, प वर्ग वाले, सभी के सभी। ये सिर्फ इतना तो उदाहरण लिखा है, क वर्ग और च वर्ग। अच्छा अच्छा, ओके। और गुरुजी वो जो आपने जिनका स नहीं है वो सिर्फ ये 5 ही है। कौन से? र, तालव्य, मूर्धन्य ष, दंत स और ह, इनके कोई स्व नहीं, ये खुद अकेले हैं। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल था, ये जो आपने बोला था ना याद रखने के लिए, कंठ के अकुहम अवि सर्गा नाम कंठ्य, जी वो तालव्य के लिए कैसे बोला था, बताइए एक बार। ईचुय शयानाम तालव्य। एक और बार बोलिए गुरुजी। ईचुय शयानाम तालव्य। ओके, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न पूछी लो, आनो જ છે। बोलियो। हेलो, हाँ जी बोलो। આ જે તમે ઈચુય શયાનામ તાલવ્ય બોલે ને ગુરુજી, એમાં દીર્ઘ એ અને અઈ નો આવ્યા ને? ના એની અંદર દીર્ઘ એ અને અઈ નથી આયા, પણ એ એક્સ્ટ્રા ઉમેરવાનો છે એમાં। હા હા, બસ બસ બસ, એટલે શું છે યાદ રાખતી વખતે થોડુંક મગજમાં એ રાખવાનું કે આ ઉમેરવાના છે। हाँ जी, हाँ। ઓકે, આભાર આભાર। ओके, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी वर्ग में क्यों बोलते हैं? वर्ग में ओ औ अम अह आएगा। एक एक करके हाँ, ओ अ वर्ण में ये स्व के साथ अम भी आएगा, अह भी आ सकता है, कोई बात नहीं। ओ आओ, ओ नहीं। आगे हाँ, बीना बेनसा। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, મને આ થોડું આમ અઘરું પડે છે, તો મારે એને કેવી રીતના યાદ રાખવું, કેવી રીતના કરું, મને સમજમાં થોડું અઘરું પડે છે। કઈ વસ્તુ? આ જે આપે તાલવ્ય, ઓષ્ટવ્ય બધું, એટલે એ યાદ રાખી લેવાનું ને એકદમ? હા, આ યાદ ફિટ કરી દેવાનું। આ બધું છે કે પહેલા જો પહેલા આપણે વર્ણ છે, અ વર્ણ હોય, ઈ વર્ણ હોય, ઉ વર્ણ હોય, ઋ વર્ણ હોય, ઋ વર્ણ, આ 5 વર્ણ છે। એના પછી એની સાથે આપણે ક વર્ગ, ચ વર્ગ, પછી આ જે ઉ છે કે ઉ ની જગ્યાએ એની અંદર માત્ર એક પ વર્ગ આવી જાય છે, પછી ટ વર્ગ આવી જાય છે। ખરેખર વર્ગને હિસાબે આપણે જોઈએ તો ક, ચ, ટ, ત, પ હોય, છેલ્લે પ છે, પણ એની અંદર થોડું ફેર છે કે પહેલે એટલે ત્રીજા નંબરમાં પ લઈ લેવાનો, પછી ટ લેવાનો, પછી ત લેવાનો છે।
આટલું છે, આટલું થઈ ગયો. બાકીનો કયા કયા અક્ષર છે? તો હ છે, ય છે, તાલવ્ય છે, ઉપધમાનય છે, ર છે, લ છે. આ બાજુ એ ઓ શ શ આટલા જ બાકીના જે છે આટલા જ અક્ષર તમારે યાદ રાખવાનું. બાકી વર્ણની સાથે વર્ગ જોડતા રહેવાનો. ઓકે, હાજી પ્રિયાબેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. આ વિડિયો રોજે રોજ ગ્રુપ ઉપર મૂકશો ને? ના, ગ્રુપ ઉપર નહીં, જે રિક્વેસ્ટ કરશે તેને મળશે. અચ્છા, પર્સનલી મળશે? હાજી પર્સનલી મળશે. અચ્છા, સારું જી, પ્રણામ. ઓકે, હાજી કોમલબેન. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये संयुक्त अक्षर है ना, वो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? संयुक्त है या संयुक्त है? संयुक्त। क्योंकि मतलब वो एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो? हाँ, ये संयुक्त जो है, संयुक्त इसलिए है क्योंकि ये जो लिखा गया है संयुक्त, ये क्या है कि संयुक्त और तो है, तो इसमें एक्चुअल क्या है कि ये स है, हाँ। फिर प्लस जो है कि श प्लस अ होता है, इसलिए 100 में यहाँ पूरा लिखता हूँ। उसके बाद ये क्या है, म का ही ये अनुसार हुआ है कि लेकिन य जो है य का उच्चारण वगैरह जो है य कहाँ पे है, इसलिए वही इसलिए तो, संयुक्त नहीं बोलना है, संयुक्त है। और य का क्या है, अनुनासिक होता है, यानी उसी प्रकार उसको नाक से उच्चारण करते संयुक्त, इस प्रकार संयुक्त नहीं बोलना है, संयुक्त। संयुक्त। हाँ, ओके। संयुक्त। एक और एक सवाल है, ये संयुक्त अक्षर में ही ज्ञ है ना, ज्ञ, उसको कैसे बोलते हैं? उसको ज्ञ नहीं बोला जाता है, ज्ञ बोलता है, ज्ञ, ज्ञान। हाँ, ज्ञान नहीं, तो ज्ञान। हाँ, तो आपने संज्ञा को संज्ञा बोला था। नहीं, संज्ञा इसी प्रकार बोलना है। संज्ञा, ओके। लेकिन क्या है कि अलग अलग स्थान में अलग अलग उसका उच्चारण भी किया जाता है। कोई संज्ञा बोलता है, लेकिन संज्ञा नहीं है, संज्ञा है। किसी जगह ये रू को, जैसे गुजराती में रू बोला जाता है, हिंदी में उसको, उसी को दिल्ली साइड जाओ तो वहां पे वो री बोलेंगे, मध्य प्रदेश में जाओ वो तो ऋषि मुनि बोलेंगे, ऋषि नहीं बोलते हैं। वो अलग अलग भेद है और कुछ नहीं है। और हमारे कोई सूत्र में भी ऐसे आता है ना, कोई कोई जगह में ज्ञ बोलते हैं। हाँ, ज्ञ की जगह, लेकिन एक्चुअल ज्ञ है, ज्ञ, ज्ञान, इस प्रकार। तो अब जो हम लोग ज्ञ बोलते हैं वो सब रॉन्ग है? उच्चारण थोड़ा सा चेंज करना है, ज्ञ ही बोलना है। ज्ञ। ओके, आगे ललिता बेन सा। ललित भाई, हेलो। हाँ बोलो ललित भाई, बोलो। ये मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? मूर्धन्य एक स्थान है कि ये जिससे जीभ को नीचे लाओ, नीचे लाते वक्त जहां जीभ टच हो वो एक मूर्धन्य है। अच्छा। अरे आर्ची बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ये अ और ओ वाला अलग अलग गिना जाएगा वर्ग? हाँ, किसमें, स्व में कि किसी और में? सेमा तो मैं गण स्वमा, शोमा। हाँ, स्वमा अलग अलग गण मानो, अ वर्ण ये पोतानु, ई वर्ण पोतानु, तो ओ का पूरा अलग ही होगा ऐसे? हाँ, उ वर्ण ना अलग ज होय छे, ये पोतपोतानो वर्णनो। नहीं, ये ओ का लगा, मीन्स अ को उ लगाए तो ओ बन गया, तो फिर अ और ओ अलग अलग ही गिना जाएगा फिर भी? हाँ, वो स्व में नहीं आएगा, वो वर्ण अलग है। ये स्व संज्ञा में सिर्फ इतना ही कि अ वर्ण खुद का, ई वर्ण खुद का, उ वर्ण खुद का, तो ओ वर्ण खुद का ही ओ वर्ण होगा। हाँ, लेकिन ओ में जैसे हो गए तो ओ के पूरा पूरा ओ का मतलब ऐसे, ओ और ओ, ये जो है या तो फिर अनुनासिक या तो फिर प्लूत वाला ओ, अनुनासिक ओ या तो ओ, ये तीनों जो है वो ओ का स्व है। फिर या तो फिर प्लूत वाला ओ का स्व है, लेकिन ओ जो है ओ इसका स्व नहीं है। अच्छा, ओ भी अलग, ओ अलग के, ओ अलग से होंगे। अच्छा, धन्यवाद। पूर्वी बेन सा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सर તમે સૂત્ર કીધું ને, કંઠ કે लिए जो सूत्र बोला था ना, आप बोले क्या वापस? કંઠ માટે એ છે કે અકુહ વિસર્ગનામ કંઠ। सर एक बार रिपीट कर सकते? अकुह विसर्गनाम कंठ। अकुह विसर्गनाम कंठ, ओके, थैंक यू। ओके, हाँ जी, दिलीप भाई। गुरुजी,
હાજી પ્રણામ. અનુનાસિકમાં બોલવાનું કેવી રીતે જરા ફરીથી? મોટા ભાગનો નાકથી આપણે ઉચ્ચારણ કરવાનું. નથી બોલવાનું. ના, એટલે કે નાકથી એનો ઉચ્ચારણ કરવાનું. કઈ જગ્યાએ એનો અનુનાસિક એટલે કે કઈ જગ્યાએ આપણે જેમ કે કમ સ્વર અનુનાસિક છે. હા, સ્વર અનુનાસિક છે તો એનો નાકથી બોલવાનું. નહીં બોલવાનો. આ સ્વર અનુનાસિક છે. થેન્ક યુ. આ પ્રમાણે. ઓકે. હાજી પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. તો આ ચ પછીના જે છે વર્ગ એ શેમાં ગણવાના? એ પણ નાકથી જ બોલાય. એ ઈયો બોલાય. ઈયો એ છ વર્ગનો સ્વસંજ્ઞા કહેવાય. ચ વર્ગનો કહેવાય. એ ચ છ જ ઝ ઈયો એ છ વર્ગનો છે. ના, ટ ત ને પ વાળી એ વર્ગ શેમાં ગણવાના? એ પણ પોતપોતાના વર્ગનો ગણવાનો. ટ વર્ગ પોતાનું, ત વર્ગ પોતાનું, પ વર્ગ પોતાનું. એ સ્વસંજ્ઞામાં ના ગણાય? ગણાય ને. માત્ર આટલા જ આ સ્વસંજ્ઞા નથી. ર નો, તાલેબશનો, મૂર્ધન્ય સ અને દંત સ અને હ. અહીં તો માત્ર કેટલાક ઉદાહરણ જ આપ્યા છે, જેમ કે ક વર્ગ, ચ વર્ગ, એવી રીતે 5 વર્ગો આવે. એ સ્વસંજ્ઞામાં ગણાય ને 5? હા, ગણાશે. હા. ઓકે. હિમાંશુભાઈ. ગુરુજી આની રેકોર્ડિંગ મોકલજો ને. હા. ઓકે. હિમાંશુભાઈ. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. જેવી રીતે એક તો તમે કીધું કે ક અને ચ વર્ગની જેમ જ ટ અને પ વર્ગનો બી સેમ રહેશે, તો એનીમાં ખાલી આ વર્ગ વાળા જ રહેશે કે એની સાથે બીજા બી કોઈ આવશે? એ પોતાનો વર્ગમાં જ આવશે, બીજા કોઈ ના આવે. જેમ કે ક વર્ગનો પોતાનો જ આવે છે ને, ક ખ ગ ઘ ગ. એવી રીતે ટ વર્ગનો કરવો ટ ઠ ડ ઢ ણ, આટલું જ. અચ્છા. એટલે અચ્છા, એક મારે પેલો આપણે સકલારથમાં જેવી રીતે આપણે જ્ઞેય ભાવ પ્રદીપમ કહીએ, એનો કરેક્ટ ઉચ્ચારણ શું આવશે પછી? કેમ કે જ્ઞેય ભાવ પ્રદીપમ. હા, કેમ કે આ કેવું થાય આપણે જનરલી બોલવામાં જ્ઞેય ભાવ પ્રદીપમ આપણે એવું રીતે કહીએ. હા, એકચ્યુઅલી જ્ઞાન ઉચ્ચારણ કરવાનું. જ્ઞેય ભાવ પ્રદીપમ. અચ્છા, ઠીક છે, બરાબર. ઓકે. પ્રણામ. આજી પ્રણામ. હિરલબેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. આપણે સંયુક્ત અક્ષર છે એટલે અહીંયા આગળ જે 12 દેખાડ્યા છે એ જ હશે કે એથી વધારે પણ હોઈ શકે? સંયુક્ત અક્ષર નીચેના જે જોડા થઈને જે બનેલા છે, જેમ કે ક્ષ છે ને, એ સિવાય પણ ઘણા બધા હોઈ શકે. આ માત્ર એની અંદર કેટલાક ઉદાહરણ આપ્યા છે આપણે. બરાબર. એટલે કોઈ પણ હોઈ શકે ને, ઘણા બધા બીજા બધા સ્વર કે વ્યંજન થી પણ બની શકે? હા, બની શકે છે. પ્રણામ સર. હાજી પ્રણામ. સર, પેલું પ્ર અને પ્રકર્ષ નું ઉપર રેફ વાળાનો જરા ડિફરન્સ સમજાવો ને, કે ક્યારે નીચે લાઈન અને ક્યારે નીચે. બરાબર છે. જ્યારે આગળનો અક્ષર પૂરા હોય એ અર્ધો હોય અને ર પૂરો હોય, દેખાય છે બંનેમાં? જો તમને આની અંદર જોઈએ તો માં શું જોઈએ છે, જ્યારે નીચે વાળા લાવવું હોય ત્યારે ર સંપૂર્ણ લાવવાનો, ર નો ઉચ્ચારણ પૂરા કરવાનો, અને આગળનો અક્ષર અર્ધો છે. જ્યારે ઉપરવાળા છે એ ઉપરવાળામાં ર નો ઉચ્ચારણ અર્ધ હોય, કારણ કે એમાં ર અર્ધો છે અને પાછળનો અક્ષર તે પૂરા છે. બરાબર. ઓકે. એટલે આગળનો ર અડધો હોય ત્યારે ઉપર રેફ થઈ જાય. ઉપર રેફ કર થાય. જ્યારે ર પૂરા હશે ત્યારે તે રફલા થશે. ઓકે, થેન્ક યુ સર. ઓકે. ઘણા બધાના પ્રશ્નો છે જે આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસ આપણે જોશું. અહીં સુધી જ આપણે આગળ રાખીએ. નેક્સ્ટ ક્લાસે આગળ આપણે જે શાકભાજીના જે નામ હતો એ યાદ કરવાનું કીધું હતું, ઘણા બધા યાદ કર્યું હશે, પણ એ આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસ આપણે જોશું. ગુરુજી બધાના વિડિયો મોકલજો ને. નમો નમો. પ્રણામ. વિડિયો મોકલજો ને. પ્રણામ ગુરુજી.